हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो कि हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम अब डिस्कस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी जेईई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, एनटीएससी, ओलंपियाड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉट इवन ओनली द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा हमको काम करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर ये बनना शुरू हो जाता है तो फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है इस चैप्टर को लेकर के। तो चलिए ना फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 गति के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को। इसके प्रीवियस वन में आपने देखा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन को, यहां से हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे। तो हमारे पास हमारा सबसे पहले सेगमेंट है लघु उत्तरीय का, प्रश्न संख्या 12। इसके पूर्व प्रश्न संख्या 1 से 11 तक हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस थे। ये हमारा 12th क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड का दिए गए समय अंतराल में विस्थापन शून्य, क्या इसके द्वारा चली गई दूरी भी शून्य होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह कहना चाह रहे हैं कि कोई गतिशील पिंड है, दिए गए समय अंतराल में उसका विस्थापन जो हो गया भाई शून्य हो गया, तो क्या कुल दूरी भी शून्य हो जाएगी? तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस जगह से चलकर इधर गया, ये गया गया गया, वापस ऐसा घूमता हुआ वापस यहीं आ गया, तो इस केस में इसकी विस्थापन तो शून्य हो गया, क्योंकि विस्थापन जो होता है ये होता है हमेशा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, जो अंतिम बिंदु होगा माइनस जो प्रारंभिक बिंदु होगा, इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं क्या? विस्थापन। जबकि जो दूरी होती है अल्टीमेटली उसको हम कहते हैं, जितना भी वो चला, कुल चली गई जो दूरी होती है उसको, मतलब टोटल पाथ जो कवर्ड होता है उसको हम कहते हैं भाई दूरी। टोटल पाथ कवर्ड है भाई, ये दूरी टोटल पाथ कवर्ड है, कुल चली गई पथ, जितना भी चला वो कुल पथ जो होगा उसको कवर करता है भाई। तो मतलब एक चीज समझ में आता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगर गतिमान पिंड अपनी आरंभिक स्थिति पर वापस लौट आता है तो चली गई दूरी जो है वो शून्य नहीं है, विस्थापन शून्य। वापस आ गया तो विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन उसकी चली गई दूरी जो है वो शून्य नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं जरा हम आगे की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है भाई, ये कह रहे हैं गति के समीकरण किसी एक समान वेग से गमन करते हुए पिंड के लिए किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? ठीक है, अगर कोई एक समान वेग से चल रहा है, ये क्या है यहां पे? एक समान वेग। अगर कोई भी पिंड एक समान वेग से चल रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें कैलकुलेट करना चाहूं त्वरण को, तो त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। अर्थात मैं कहूं त्वरण ए को, तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t। बट यहां पर तो कह रहे हैं एक समान वेग से, अर्थात ऐसा होगा कि प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग। अब ये दोनों वेग बराबर हो गए, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं u बराबर v, अर्थात a इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को v माइनस वी ही लिख दूं तो अपॉन t, तो ये कितना गया? 0। अब ये 0 आ गया, तो गति के 3 समीकरण थे। क्या क्या था भाई? तो फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन गति का प्रथम समीकरण होता है भाई v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नाउ a इक्वल्स टू हाउ मच? a इक्वल्स टू 0। तो a को अगर मैं यहां पे 0 पुट अप कर देता हूं
तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस 0, अर्थात v इक्वल्स टू यू। भाई एक समान है ना, v इक्वल्स टू यू ही तो आना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही, v इक्वल्स टू यू। सेकेंड इक्वेशन ये तो फर्स्ट होगी। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की यहीं पे बात करूं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से u यहां पर a इक्वल्स टू 0 है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर। नाउ s इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई, यू टी प्लस 0, तो हटाई दे, तो s इक्वल्स टू क्या मिल गया, यू टी। एंड थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2as। नाउ अगेन a इक्वल्स टू 0, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इंटू s, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गया मुझे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये लास्ट थर्ड। ये तीनों इक्वेशन, तीनों जो गति के समीकरण थे वो इस तरीके से वेरिएट हो जाएंगे। कब भाई, जब मैंने a की वैल्यू कैसी रख दी है, 0। a की वैल्यू 0 होगी, ये सब खत्म। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इन सभी के स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई, आगे आपको काम आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहे हैं कोई बालिका किसी सरल रेखीय पथ के अनुदिश चलकर पत्र पेटी में पत्र डालती है और वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है। उसकी गति का दूरी समय ग्राफ चित्र यहां पर गिवन है। ये दूरी और समय के बीच में ग्राफ दिया गया। इस गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। मतलब दूरी समय तो यहां गिवन है, वेग समय अगर ग्राफ खींचते हैं तो यहां पे देखिए कोई बालिका किसी सरल रेखीय पथ के अनुदिश चलकर पत्र पेटी में पत्र डालती है और वापस अपनी आरंभिक स्थिति में लौट आती है। उसकी गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो गिवन है, यहां से अगर देखें तो ये जो दूरी समय ग्राफ है ये बिल्कुल समान समय अंतराल में समान चली गई दूरी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। समान समय अंतराल में समान चली गई दूरी है। ये गई यहां पे, इसने पत्र पेटी में पत्र डाला और वापस लौट आई। तो भैया जहां से चली थी दूरी 0, मतलब ये 0 हो गया ना। विस्थापन कितना मिला, 0। ये अल्टीमेटली किसको बता रहा, विस्थापन को। विस्थापन वापस से कितना हो गया, 0 भाई। वो जहां से गई वहीं वापस आ गई, लेकिन समय लगा यहां से 0 से कहां तक भाई, 100 सेकेंड्स लग गए इसको जाकर के पत्र डाल के आने में। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेग समय ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो वेग समय ग्राफ में y एक्सिस पे चला जाएगा भाई हमारा वेग, और x एक्सिस पे रह जाएगा टाइम। क्योंकि जो टाइम है, जो समय है, वो हमेशा ही x एक्सिस पे होता है। x एक्सिस पे हमेशा वो वैल्यू होती है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, मतलब ये x एक्सिस पे रहेगी। और जो वेग है या फिर यहां पर दूरी की बात करें, ये निर्भर करती है किस पे, समय पर। इसलिए ये y एक्सिस पे, y एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। नाउ अब ये जो है, ये पत्र पेटी में चल करके डालने के लिए गए, तो भाई ये कॉन्स्टेंटली चलते गए, कॉन्स्टेंटली यहां तक चलते चले गए क्योंकि एक समान रूप से गए। अब उसने ये 50वें सेकेंड पे पत्र पेटिका में पत्र को डाल दिया। अब डालने के बाद क्या हुआ भाई, तो इसको खत्म करिए, बिल्कुल नीचे आ गया। अब यहां से क्या होगा, तो यहां से फिर से अब ठीक है, अगर यहां पे मैं मार्किंग्स देखूं तो ये अल्टीमेटली हमारा 50 एंड 50 100 की, तो ये यहां से 50 से फिर से वापस आए। अब क्या होगा, वो वापस आनी शुरू हो गई, इसलिए नीचे कर दिया ग्राफ। अगेन वो वापस अपनी जगह पर आकर के खड़ी हो गई जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, उसी जगह पे। यानी यहां पर देखेंगे तो यहां पे विस्थापन जो है 0 हो गया और समय लग गया 100 सेकंड का। तो कुल इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वेग समय ग्राफ में। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोई कार विरामावस्था से गति आरंभ करके x अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड तक गमन करती है। इसके पश्चात यदि कार नियत वेग से गति करती रहती है तो विराम से गति आरंभ करने के पश्चात 12 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज जो गिवन है, जैसे ही मुझे न्यूमेरिकल दिखता है सबसे पहले मैं लिखता हूं कि दिया क्या है। तो यहां पर दिया गया कोई कार विरामावस्था से गति आरंभ करके x अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण, मतलब यहां पर दे दिया गया मुझे त्वरण a इक्वल्स टू दे दिया गया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड तक गमन करती है। टाइम जो है मुझे गिवन है t1 लिख लेता हूं, इसको 8 सेकेंड तक गमन करती है।
और विरामावस्था से स्टार्ट होती है, मतलब u का मान जो है वो 0 है। इसके पश्चात कार नियत वेग से गति करती रहती है, तो विराम से गति आरंभ करने के पश्चात 12 सेकंड में यह कहां तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद t2 की वैल्यू दे दी गई भाई 12 सेकंड, कि 12 सेकंड में यह कहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट तो यहां से मैं कैलकुलेट करके ले आता हूं कि अगर ये 8 सेकंड तक जब उसने गति किया है ना, जब नियत त्वरण से 8 सेकंड तक गमन करती है, तब इसकी एक मुझे मिल जाएगी फाइनल, अगर मैं बात करूं 8 सेकंड में पे कि 8 सेकंड तक मैं गति करते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गई। इसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि उसी फाइनल वेलोसिटी से ये 12 सेकंड तक चली, क्योंकि इसके पश्चात अब एक्सीलरेट नहीं हो रही है, अब उसका वेग नियत हो गया। तो पहले तो हमको कैलकुलेट करके ले आना पड़ेगा क्या भाई, सबसे फर्स्ट हमको कैलकुलेट करके ले आना पड़ेगा v। तो मैं यहां पे v इक्वल्स टू लिख देता हूं क्वेश्चन मार्क, एंड मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी मुझसे पूछा जा रहा है s कब, 12वें सेकंड पे। तो s12 लिख देता हूं, s12 मतलब 12वें सेकंड पे। ठीक है ना, उसके पश्चात नियत से चल रही है, तो विराम से गति आरंभ करने के पश्चात 12 सेकंड में, मतलब विराम से पहले तो 8 सेकंड तक चली है, एक्सीलरेट होती है, इसके बाद चल रही हो कांस्टेंट से। तो दो पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट v इक्वल्स टू होता है u प्लस at। यहां पर मुझे v की वैल्यू मिलेगी, u तो 0 है ना, विराम से चली थी, प्लस a की वैल्यू है 5 और t की वैल्यू है 8, मतलब v इक्वल्स टू मिल गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। 40 मीटर प्रति सेकेंड तक चली, कैसे जरा देखिए, ये उसका विरामावस्था सा, यहां से 8 सेकेंड में ये पिंड मान लेता हूं कि एक पॉइंट बी पर पहुंची, इस ए से एक बी पॉइंट पर पहुंची, इसके बाद ये यहां तक चली, ये इसका 12वां सेकेंड है, ये इसका 12वां सेकेंड है। कहां से, तो 0 से 8 ये था और वो 12 है, यहां पे लिख देता हूं, ये 8 सेकेंड है, ये मेरा 0 सेकेंड है, यहां से चल करके यहां तक पहुंचना है उसको। तो इस संबंध में मुझे समझ में आता है कि यहां तक तो एक्सीलरेट होकर क्या रहती है, लेकिन इसके बाद ये कांस्टेंट वेग से चल रही है, कितना, 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही अब चलेगी, अब नहीं बदलने वाली। तो अब हम बात करते हैं भाई, तो अब होता है हमारा दूरी बराबर, दूरी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इसके जरिए मैं ऐसा लिख लेता हूं, मुझे पता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। मैं एक स्टेप पीछे से और लिख देता हूं, विस्थापन बटा समय। तो मुझसे पूछा जा रहा है विस्थापन, तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। अब चूंकि यहां पर वेग कितना गिवन है भाई, तो यहां पर वेग 40 मीटर, अब ये 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, तो 40 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड इनटू टाइम। अब टाइम कितना भाई, तो टाइम यहां से मुझे मिल जाएगा 12 सेकेंड पर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, 12वें सेकेंड पे कैलकुलेट करना है। तो 8 से 12वें सेकेंड तक की सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं तो ये 4 सेकेंड होता है कुल मिला के, तो ये हो जाएगा मेरा 160 मीटर। अगर 40 से 4 बार में करते हैं 160 मीटर, मतलब B से मान लीजिए C पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये 160 मीटर चली हुई है, ठीक है। तो विराम से गति आरंभ करने के पश्चात 12 सेकेंड में कितनी दूरी, तो ये 160 तो यहां पहुंच गई। अब यहीं पर दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करूंगा, तो ये फर्स्ट पार्ट में मुझे मिल गया भाई 40। अब फर्स्ट पार्ट ए से बी जाने में कितना लगा, तो ए से बी जाने के लिए मेरे पास अभी तो वी भी आ गया, किसी से भी निकाल सकता हूं, मैं किसी से निकालता हूं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखूं तो एस की वैल्यू यू इक्वल्स टू 0 था, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी थी 5 और ये 8। शुरुआत का टाइम t1 वाला टाइम, ए से बी जाने में t1 वाला ही टाइम था ना, तो यहां से लिख लूंगा मैं 8 इंटू 8, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा भाई, तो ये एक को काट देता हूं मैं 2 से 4 बार में, ठीक है, तो ये हो जाता है 8 पंजे 40 और 40 क्रॉस 4, मतलब 4 के 16, 160, यानी 160 पहले और 160 बाद में, यानी दोनों जगहों पर अगर देखें
तो ये कितना चला भाई 160 प्लस 160 यानी कुल दूरी। क्या निकालना चाह रहा हूं मैं? कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी भाई? तो डायग्राम से देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी 160 प्लस बी सी भी 160, तो 16 दूना 32 मतलब 320 मीटर कुल चलेगा। ठीक है ना? कुल कितना भाई? 320 मीटर। दो पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया, ए बी को अलग और बी सी को अलग। ठीक है, चलिए तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोई मोटरसाइकिल सवार ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये ए से चल करके गए कहां तक? बी तक 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय ये जाने का हो गया, और वापस आते समय यह है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे मांगा जा रहा है औसत चाल। तो औसत चाल अगर हमें निकालनी है तो हमको निकालना पड़ता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, इसके जरिए हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो देखिए इसके लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म कहता है कि औसत चाल बराबर जो भी आपको किलोमीटर्स में दिए हों, ठीक है ना, उसको मान लीजिए कि आपको ए से बी जाने में x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए पर आर, और वापस आ गए आप y किलोमीटर पर आर की स्पीड से। यहां x की जगह पे कितना दिया भाई? 30 किलोमीटर पर आर, और y की जगह पे दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आर। इन दोनों को अगर फॉर्मूले में रख दूं तो ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या होता है भाई? औसत चाल जब भी निकालना हो क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक काम करिए यहां पर रख दीजिए 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी? 30, और y की वैल्यू कितनी है भाई? 20 अपॉन में 30 प्लस 20। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर वाले को तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि मुझे कैंसिल आउट ही करना है, तो क्यों मल्टीप्लाई करूं? नीचे 30 और 20 हो गया भाई ये 50। अब यहां पे अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो 1 0 से इसको काट देता हूं, 5 से इसको काट देता हूं, तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है ना? 6 पंजे 30, तो ये कितना हो गया? 6 दूना 12, 12 दूनी के 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, क्या हो गया भाई इसकी? ये इसकी रहेगी औसत चाल। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमको समझ में आता है कि इसका आंसर ये बन गया। अब इसके लिए एक और तरीका है। क्या तरीका भाई? तो आपको ए से बी तक जाने के लिए मान लीजिए कि ए से बी तक की जो दूरी है वो एक वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। मैंने मान लिया कि ये डी दूरी है, तो डी दूरी गया और ये डी ही दूरी वापस आया। ठीक है, तो जाने में लगा हुआ समय अपॉन आने में लगा हुआ समय। ठीक है ना? क्या क्या निकालना भाई? जाने में लगा हुआ समय अपॉन आने में लगा हुआ समय, ये हो जाएगी कुल समय। और ऊपर क्या रखते हैं भाई? कुल दूरी। तो देखिए जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, ये ऑल्टरनेट मेथड है। अगर जाने में लगे समय की बात करूं ए से बी तक, और यहां से जाने के लिए मैं मान लेता हूं, मैं फॉर्मूले को डिराइव कर दे रहा हूं अल्टीमेटली, ताकि हमेशा के लिए काम है। मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गया है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वापस आए, तो समय अगर मैं निकालता हूं, मुझे जैसे कि पता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह फॉर्मूला हमें ज्ञात है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मुझे क्या निकालना है भाई? मैं निकाल रहा हूं यहां पे जाने में लगा हुआ समय। तो जाने में लगा हुआ समय टाइम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? दूरी, जाने में लगा हुआ समय अर्थात दूरी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा भाई स्पीड, अपॉन में आ जाएगा हमारा चाल। तो जाने में लगा हुआ अगर बात करें तो दूरी कितनी भाई? जब गया था वो डी, और चाल कितना, चल के कितना गया था भाई? x किलोमीटर पर आवर, तो d अपॉन एक्स। अच्छा,
ऐसे ही वापस आने में लगा समय, तो वापस आने में लगा समय भी इसी फॉर्मूले से चलेगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना भाई, तो डी, और आने में जो चाल थी इसकी वो y थी, तो d अपॉन वाई। अब जो औसत चाल का फॉर्मूला कहता है, औसत चाल कहता है भाई कि औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब देखिए भाई, कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी कितनी थी, d गया और d आया, तो मतलब मैं लिख लूंगा d प्लस d, ठीक है, अपॉन में कुल समय। तो कुल समय कितना लगा भाई, तो कुल समय लगा d अपॉन x प्लस d अपॉन y। इसको अगर मैं हल करूं तो ऊपर आ जाएगा 2d अपॉन में, अगर यहां से मैं एलसीएम लूं तो मुझे यहां से मिलेगा xy, एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, xy, इसका एलसीएम आ जाएगा, x से x कट गया तो y इंटू डी प्लस d इंटू एक्स। अगली लाइन अगर मैं यहीं पे लिखता हूं तो देखिए ये क्या लिख लूंगा, ये d इंटू एक्स है भाई। अगर मैं इसमें लिखूं तो देखिए इन दोनों में से मैं क्या कर दूं, d को कॉमन, तो ये अगली लाइन में बन जाएगा मेरा 2d अपॉन में, ये कॉमन आ गया d, तो अंदर बच गया x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। अब देखिए ये d से ये d कैंसिल, ये जो एक्स वाई थे ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये कितना बच गया, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये पूरा फॉर्मूला या तो इससे पूरा करके आना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है भाई, यहां से जो ऊपर बात कर रहे हैं ये हमारा क्या है भाई, ये सेकंड मेथड है, ये हमारा सेकंड मेथड है। क्या मेथड है भाई, ये पूरा कैलकुलेट करके ले आइए, ये 2xy अपॉन x प्लस वाई, और फिर रखे, या फिर अब आप याद रख लीजिए यहीं से कि औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसको याद रख सकते हैं हम। ठीक, कैसे आया ये भी समझ गए, मतलब या तो आप पूरा ये सब कुछ वैल्यूज रख करके चलिए और यहां तक पहुंचिए, या डायरेक्टली आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये ज्यादा आसान लगा होगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हुआ क्यों, ये हुआ इस वजह से था, ठीक है ना। अगर दूरी बदल दी जाती है, जैसे मान लीजिए यहां पर था ना ए से बी तक गए, लेकिन कहीं पर ऐसा हो ए से बी गए और बी से सी गए, फिर देखिएगा वेराइटीज ऐसी आती हैं, यहां पर ए से बी जाना मतलब दूरी सेम था, अगर कहीं पे ऐसा मिले कि ए से बी गए और बी से लौटते समय ये लौटा भैया बस सी पे आके रुक गया, तो जाने के समय अलग और आने के समय अलग दूरी तय हुई है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब तो आपको यही आना पड़ेगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी अपन कुल समय, तब ये काम नहीं आएगा। ये तभी काम आएगा जब आपको क्वेश्चन में दो चीजें समझिएगा, या तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हो कि दोनों में किलोमीटर पर आवर जाने और आने की दे दी और दूरी समान है, तभी ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज ये पूरी प्रोसेस करके आइए, आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा भाई, ठीक है ना। चलिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे, हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं भाई कि किसी साइकिल सवार की गति को वेग समय ग्राफ, ये रही वेग समय ग्राफ, चित्र में दर्शाया गया है। इस गति का त्वरण, वेग तथा 15 सेकंड में साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। इसमें गति ज्ञात करनी है, उसको वेग ज्ञात करनी है, और 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करी इसको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं जो हमारे पास दिया गया ग्राफ है उसको। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि समय यहां पर नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर हमारे पास गिवन है समय, और वाई एक्सिस पर गिवन है यहां पर वेग। तो ये वेग समय ग्राफ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन बता रही है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो बताएगा हमारे त्वरण को, ठीक है। तो यहां पे जरा देखें, तो फर्स्टली मुझे निकालनी है क्या भाई, गति का त्वरण। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए मुझे निकालना होता है क्या, तो इस ग्राफ का ढाल। और ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसमें से क्षेत्रफल निकालता हूं, इस ग्राफ से अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा तय की गई दूरी, ठीक है। और वेग तो डायरेक्टली देख करके बताई जा सकती है। तो एक काम करते,
कैसे होता है ये पहले सीखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसा होता है भाई, अगर हम यहां पे बात करें सिंपली कि त्वरण क्यों निकालेगा, तो एक्चुअली दो फॉर्मूले, दो बातें बेसिकली ध्यान में रखेंगे आप। किसी भी ग्राफ का जो ढाल निकालना होता है वो हमेशा ऐसा रखिएगा, y अक्ष पे जो भी मान दिया हो अपॉन में x अक्ष पे जो भी मान दिया हो, इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड। हायर क्लासेस में इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, और वहां पे हम एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, बट अभी के लिए आप तो सिंपली यही समझिए। अच्छा, वो फॉर्मूला भी इसी पर बेस्ड होगा, इसी तरीके से होगा, अलग कुछ भी नहीं करे। तो y अक्ष अपॉन x अक्ष अगर मैं यहां पे लिखता हूं, तो y अक्ष पे क्या गिवन है भाई, वेग, तो मैंने लिख दिया वेग। x अक्ष पे गिवन है समय, तो वेग बटा समय क्या होता है भाई, त्वरण। अर्थात आपको ज्ञात होगा कि अगर मैं इससे ढाल निकालता हूं तो मैं त्वरण निकाल रहा हूं अल्टीमेटली, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसमें निकालते हैं क्षेत्रफल, सिर्फ यही एक ग्राफ नहीं, किसी और ग्राफ में भी जाएंगे तो ऐसी दो वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, एक ढाल और एक क्षेत्रफल। दोनों किसी न किसी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। अगर यहां पे क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं, तो क्षेत्रफल देखिए, मैं कहीं पर भी एक जगह इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं, कहीं पर भी। अभी थोड़ी देर से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फ्रेम करेंगे, बट अभी कहीं पर भी मैं कर रहा हूं। तो देखिए, आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये पूरा एक आयत है। अगर मैं इसको O, इसको मैं कह देता हूं यहां कहीं पर इसको T, इसको कह लेता हूं मैं B, इसको कह लेता हूं V। तो ये OTBV अगर आप देखेंगे तो ये पूरा OTBV अगर देखेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या है भाई, एक आयत दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लंबाई और चौड़ाई रखिए। लंबाई अगर मान लीजिए मैं इसको लंबाई कहता हूं, तो ये क्या है भाई, समय। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वेग। तो वेग गुणे समय किस बात को निरूपित करते भाई, तो यही बताते हैं हमें दूरी को। दूरी कहें या विस्थापन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली किसको बताएंगे, दूरी को बताएंगे, विस्थापन को बताएंगे। अर्थात जब कभी मैं क्षेत्रफल निकालता हूं किससे, तो वेग समय ग्राफ से, तो मुझे मिलता है क्या, दूरी। और उसी वेग समय ग्राफ का अगर मैं ढाल निकालूंगा तो मुझे मिलेगा त्वरण। अब आए अपन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इन्होंने जो कहा है, इसके लिए मैं इसको हटाता हूं अभी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करें तो सबसे फर्स्ट इन्होंने पूछा हमसे त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए भी हमने कहा ढाल निकालना है। तो त्वरण बराबर ढाल बराबर क्या होगा भाई, तो वेग बटा समय, या यूं कहूं वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन कैसे हो रही है, तो अगर मैं त्वरण की बात करता हूं तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो यहां पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये 0 सेकेंड पर भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है। अगले 5 सेकेंड पर जब मैं बढ़ूंगा तब भी ये 20 मीटर पर सेकेंड ही है। 10 सेकेंड पर भी उतनी वैल्यू है, 20 सेकेंड पर भी उतनी वैल्यू है, 25 सेकेंड पर भी सेम वैल्यू है। मतलब ये समझ में आ रहा, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, चूंकि अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों बराबर हैं। और दोनों हैं किसके बराबर भाई, तो ये दोनों ही बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया है ग्राफ में। तो मैं अगर यहां पे लिखूं तो मुझे तो समझ में आता है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी 20 ये भी 20, तो कितना आ जाएगा, त्वरण 0, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया भाई, फर्स्ट का आंसर मिल गया, हमें इजीली समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमको वेग बताइए। तो वेग देखिए ना, अभी जो हमने यहां पर लिखा, ये वेग बराबर मुझे दिख रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे भाई, ये ग्राफ देखिए, यहीं से शुरू हुई है, सीधी स्ट्रेट लाइन बनी है, कहीं पे कुछ मुड़ना उड़ना कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब ये क्या हो गया, वेग की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन इज 15 सेकेंड में साइकिल द्वारा
तय की गई दूरी ज्ञात करनी। अब 15 सेकंड में, तो मैंने अभी जैसे कि t सेकंड लगाया था तब मैंने बोला था अब 15 सेकंड में करना है, तो यहां 15 सेकंड से इसको कर दीजिए ऐसा पैक। ये 15 सेकंड से हम क्या कर दे इसको, बिल्कुल 15 सेकंड से ले जाकर के एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब हमें एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैं पूरा रेडिस कर दे रहा हूं इसको ताकि आपको इजीली शो हो जाए। अब देखिए, आप इजीली समझ में आ रहा है कि ये पूरा निकालना है मुझे इसका क्षेत्रफल। इसका अगर मैं क्षेत्रफल कैलकुलेट करूंगा तो यही क्षेत्रफल मुझे बताएगा इस 15 सेकंड में साइकिलिस्ट द्वारा तय की गई दूरी को, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा बताती है दूरी को। तो मैं निकालता हूं क्या भाई, तो मैं निकालता हूं दूरी। तो दूरी बराबर, अब अल्टीमेटली क्या लिख लेंगे फॉर्मूला, तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है हमारा समय इंटू वेग। अब क्या करूं मैं, तो यहां पर हमें समय कितना दिया गया 15 सेकंड, तो ये हो गया 15 सेकंड। और वेग कितना है, वेग 20 ही है, वो चेंज भी नहीं हो रही, तो वेग कैसा हो गया भाई 20, है ना, एक समान वेग से चल रहा है। ये जो 20 मीटर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है भाई, ये एक समान वेग है, ये वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए उसमें त्वरण की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये 15 गुणे 20 मतलब कितना हो गया 300 मीटर। ये टोटल दूरी की बात करें, साइकिलिस्ट ने कितनी दूरी तय की भाई, 300 मीटर की उसने दूरी तय की। ठीक है, सिंपल है, आसान है, बहुत ही आसान है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट रखें, हम बढ़ेंगे अपने अगली क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और उसको भी समझेंगे, क्योंकि अगर हमने इन सभी चैप्टर्स को कवर अप किया हुआ है, समझा हुआ है, तो ये सब तो बिल्कुल ही आसान है ना। हमने कहा था ना, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चल रही है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए चल रही है, तो हमारे पास पहले से सब कुछ है, उसी में तो ऐड ऑन करते चल रहे हैं। आसान है, थोड़ा सा इसमें इंप्लीमेंटेशन ज्यादा आ रहा है, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं, उस समय पत्थर का वेग समय ग्राफ खींचिए जो ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात अधोमुखी वापस आ रहा है। एक सिंपल सी बात, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने एक पत्थर को, इस पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो जब मैं इसको फेंक रहा हूंगा तो उस समय मैं इसको दूंगा क्या, एक प्रारंभिक वेग, एक प्रारंभिक वेग जिसका मान कितना है भाई इस प्रारंभिक वेग का, तो इस प्रारंभिक वेग का मान है u। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अच्छी वैल्यू होगी, जिसके कारण ये क्या करे, ऊपर जाए। मतलब u का मान शून्य तो नहीं हो सकता, u इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। u अगर 0 हो गया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों जा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना है मतलब u हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। उसको जो इसके ऊपर कार्यरत है हर क्षण नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसको हर बार क्या करना होगा भाई, इस g को हर बार ब्रेक करना होगा और ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। तो ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहां तक पहुंच गया, तो भाई इसको यहां पहुंचा देता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यहां तक पहुंचने में इसने h ऊंचाई तय की। h जो है ये क्या है भाई, ये हमारी ऊंचाई, h ऊंचाई पे ये पहुंच गया। अब यहां पहुंचने के बाद इस वस्तु को हम कह रहे हैं कि h ऊंचाई पे पहुंच गया, यही इसकी अधिकतम ऊंचाई है। तो इसका क्या सबूत है कि यही इसकी अधिकतम ऊंचाई है, तो भाई यहां पर आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो वो 0 मीटर पर सेकंड की हो जाए, 0 हो जाए। ये क्या है, इसकी अंतिम वेग। ये ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि अंतिम वेग को मैं 0 इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब कभी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंका होगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर क्षण कम हो रही होगी। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अब अगर कहीं पे मैंने बल ऊपर लगाया और एक त्वरण नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये त्वरण हर सेकेंड उसको कम कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी को बदल रहा होगा। और बदलने का रेट कितना होता है भाई, तो इसको बदलने का रेट होता है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो g है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतने से हर बार वो खींचे जा रही है। तो जाते जाते इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई भाई, 0 हो गई, ऊपर पहुंच गए। मतलब एक बात समझी जा सकती है, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए वही उसकी आखिरी मतलब अधिकतम ऊंचाई। यानी जब 0 सेकेंड की बात करें, ये कब की बात है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे,
t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये है, और ये t इक्वल्स टू कोई सा भी एक टाइम ले लीजिए t सेकेंड पे, हमने इसको बिल्कुल ऊपर हाइट पे पहुंचा दिया। ये कंडीशन होती है कब? जब इस वस्तु को ऊपर फेंका गया। अब ठीक इसी प्रकार से जब इसी वस्तु को नीचे गिरने की बात की जाए, तो जब ये वस्तु नीचे गिरने वाला होगा तो अब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा भाई? ये अब नीचे गिर रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा भाई? तो u है अभी भी, और u का मान अब 0 हो गया। ये इतनी सी जो बात थी ये पहले, मतलब इसकी अगर मैं डिस्कशन करूं तो ये डायग्राम है कहां भाई? नीचे से, ये कंप्लीटली ना लिखते हुए मैं सिंपली इतना लिख दे रहा हूं, ऊपर की ओर। अब वस्तु को किधर भेज रहा हूं मैं? अब ये वस्तु को भेज रहा हूं मैं नीचे की ओर। तो अगर मैं इस वस्तु को नीचे की तरफ भेजना चाहूंगा तो देखिए इस पे जो है g वो नीचे की ओर कार्य कर रही है, और ये वस्तु खुद भी किधर आ रहा है? नीचे की तरफ चल के आ रहा है भाई। तो इनिशियली अब देखिए जब फाइनली यहां पे जाकर रुक गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? 0। किसकी? ऊपर जाते समय जो फाइनल थी, नीचे आते समय तो अब इनिशियल है ना, यहां से गई ऊपर की तरफ, अब दिशा बदल गई तो वेग बदल गया ना, अब ऊपर से नीचे आ रही तो मतलब u 0 हो गया। और जब ये ग्राउंड से आके टकरा जाए, जब ये वापस इसी लेवल पे आकर के आके ग्राउंड से टकरा जाए, तो ग्राउंड से टकराते के समय, इस समय पे उसके पास जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ये वही फाइनल वेलोसिटी होगी जिससे यहां पर हमने इसको भेजा था। मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे इस u के बराबर होगी। इसको u डैश नाम देता हूं, इसको v डैश नाम देता हूं। ये नॉर्मली u है, जब नीचे आ रहा है तो उसको डैश नाम दे दिया। मतलब जो प्रारंभिक वेग जिससे उसको फेंका गया था उतने की वेलोसिटी से वो जब आकर के जमीन पे टकराएगी तो टकराने वाली है भाई। मतलब ये जो वेलोसिटी u था ऊपर जाते समय इसने गंवा दिया था, जब ये वापस आने की ओर होगा तो फिर क्या करेगा भाई? वो वापस से उस वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। तो इस संबंध में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा कि इनिशियली सबसे प्रारंभ में जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगा ये वेलोसिटी गिरने लगी, एक टाइम t तक ये वेलोसिटी कैसी होगी भाई? 0 हो गई। देखिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। x अक्ष पे हमेशा समय होगा, y अक्ष पे क्या है भाई? वेलोसिटी। अब ये तो हो गया जब वस्तु कहां गया भाई? ये यहां से यहां तक जो लिखा है, जब वस्तु किधर गया? ऊपर। अब जब वस्तु नीचे गिरेगा तो नीचे गिरते समय क्या होगा भाई? तो नीचे गिरते समय होगा क्या कि उसकी वेलोसिटी अब बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ेगी, लेकिन फाइनली वो पहुंच यहीं तक पाएगा। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाते समय की थी, और ये जो ग्राफ है ये नीचे आते समय की है। ठीक है, आई थिंक इसके पीछे का मेन था ये कॉन्सेप्ट को सीखना। ग्राफ तो बहुत आसान है कि भाई जब शुरू में फेंकूंगा तो बहुत तेजी से फेंकूंगा, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा होगी शुरुआती समय में, जो ऊपर जाते जाते खत्म हो जाएगी, फिर जब नीचे आने लगी वस्तु तो बढ़ने लग गई। ठीक, चलिए तो इसको जरा हम देख भी लेते हैं। यहां पे तो ये जो हमने लाइन जो बनाई थी यही चीज है भाई। क्या है? यहां पे जब हम नीचे ऊपर की तरफ जब वस्तु को फेंका गया है तो ये ग्राफ डाउनवर्ड दिख रहा है, और ये जब नीचे आ रही है तो ये ग्राफ अपवर्ड दिख रहा है। तो ये रहा उसका फाइनल ग्राफ, ये रहा उसके पीछे लगने वाले कंसेप्ट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट रख लिया होगा आपने। मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और यहां बात करते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया कि कोई पिंड 150 मीटर की ऊंचाई से विराम से गिराया जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है ना, आप सिर्फ डेटा लिखने का काम कीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता बहुत आसानी से। क्या कह रहे हैं भाई? वो खुद से कह रहे हैं कि वस्तु जो है ये विराम से गिराई जा रही है, मतलब u इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, u 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तथा उसी क्षण किसी अन्य पिंड को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये दो चीजें चल रही है। पहला पिंड ये है, u डैश लिख लेता हूं इसको, ये दूसरा पिंड है, इसको भी रेस्ट से ही गिराया जा रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, किंतु इसको गिराया जा रहा है हाइट 150 मीटर से, और इसकी जो हाइट है वो है 100 मीटर। अब आगे बात कर रहे हैं, यदि दोनों प्रकरणों में त्वरण समान है, ठीक है,
मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहां पर नीचे जो गिराया जा रहा है, यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा वो अल्टीमेटली जी ही होगा। तो यहां पर भी एक्सीलरेशन क्या है भाई, जी है, ठीक है, बराबर है दोनों। तो 2 सेकंड के पश्चात इनकी ऊंचाइयों में क्या अंतर है, समय में परिवर्तन के साथ इस ऊंचाई में अंतर, इस ऊंचाई के अंतर में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 2 सेकंड के पश्चात t इक्वल्स टू 2 सेकंड, यहां पर भी t इक्वल्स टू 2 सेकंड में पूछ रहे हैं कि इनके 2 सेकंड के बाद कितनी दूरी होगी इन दोनों के बीच में, क्या डिफरेंसेस होंगे, कुछ इस प्रकार से। एक को यहां से गिरा रहे हैं, यहां पहुंचना है, और एक को यहां से गिरा रहे हैं। ये वाली जो हाइट है ये है मेरी 100 मीटर की, और ये वाली जो हाइट है ये है मेरी 150 मीटर की। 2 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में कितना का हाइट का डिफरेंस रह जाएगा, जबकि अभी यहां पर मैं अगर बात करूं तो अभी यहां पर कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। तो 2 सेकंड के बाद कितने का डिफरेंस होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूं कि 2 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो कितना चलेगा। तो पहला पिंड 2 सेकंड में कितना चलेगा भाई, तो हम निकालते हैं कि इस फॉर्मूला से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह जो विस्थापन था उसी की जगह मैं लिख लेता हूं h, हाइट विस्थापन ही है ना भाई। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल है भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर यहां से बात करूं तो यहां मुझे दिख रहा है h इक्वल्स टू u की वैल्यू भैया 0 है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0 प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10। क्यों मान लूं भाई, क्योंकि ये अगर कोई भी चीज मुक्त रूप से गिर रही है तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, किंतु राउंड ऑफ कर सकते हैं, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 10 लिख लिया। टी स्क्वायर मतलब कितना भाई, 2 सेकंड बाद, तो यहां पर टी स्क्वायर कर देते हैं। टी स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई, तो 2 का स्क्वायर। अल्टीमेटली h इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म तो खत्म हो गया भाई, ये कितना हो गया 5, 2 से काट दीजिए इसको 5, और ये 2 दूना 4, h इक्वल्स टू निकल गया मुझे 20। मतलब ये 2 सेकेंड में कितना चला होगा भाई, 2 सेकेंड में ये चला होगा पिंड सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर। तो 20 मीटर। अब इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, पिंड की स्थिति, मतलब पिंड की स्थिति, अब पिंड की स्थिति क्या होगी भाई, 150 की हाइट पे था, ए 20 मिनट ये चल गया, तो बचा कितना, 130 मीटर हाइट पे। मतलब ऐसा कुछ कि ये थोड़ी देर के बाद ये करीब करीब यहां पे आके रुका हुआ भाई, 20 मीटर नीचे आ गया, ठीक है ना। अगले की बात करता हूं मैं, दूसरे पिंड की बात करते हैं। दूसरे पिंड के लिए बात करूं मैं, दूसरे पिंड द्वारा तय दूरी 2 सेकंड में, दूसरे पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर से सेम फॉर्मूला, h इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे लिखूं तो h इक्वल्स टू यू टी, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस हाफ g की वैल्यू, ठीक है, g की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है भाई, तो यहां पर g की वैल्यू फिर से भाई 10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो भाई 2 सेकेंड यानी 4। तो मतलब h इक्वल्स टू, अगर इसको भी कैंसिल करते हैं तो ये 5 5 का 20, मतलब ये भी कितना चलेगा, ये भी 20 मीटर ही चलेगा। दोनों अगर 20 मीटर ही चलेंगे तो मतलब पिंड की स्थिति यहां पर निकालूं तो यहां पर भी पिंड की जो स्थिति मिलने वाली है वो हो जाएगी भाई, हमारा टोटल था ये 100 मीटर माइनस 20 मीटर चले गए, तो मतलब कितना बचा, 80 मीटर। अब दोनों पिंडों की आपेक्षिक दूरी इन्होंने यही पूछी थी कि दोनों में जो आपेक्षिक होगी वो दोनों का अंतर कितना होगा, है ना, ऊंचाइयों में अंतर। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सिंपली, ऊंचाइयों में अंतर। ऊंचाइयों में अंतर कितना होगा भाई, तो पहला पिंड जहां पर है माइनस दूसरा पिंड, तो पहला पिंड कहां पर है 130 माइनस दूसरा पिंड 80, कितना बचा 50 मीटर। भाई ये 50 मीटर के अंतराल पे ही गिरते जाएंगे, जो पहले था वही था। क्यों होगा, उसके पीछे एक कारण भी है
कि भाई अगर दो पिंडों की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कोई पिंड 150 मीटर से गिराया जा रहा है और दूसरा पिंड कहां से गिराया, जब 100 मीटर से अगर गिराया जा रहा है, तो दोनों पिंडों पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जी का मान दोनों में सेम लग रहा है, हाइट अलग अलग है और टाइम भी सेम दिया, तो चलेंगे तो सेम ही। हाँ, कुछ और फैक्टर देते हैं कि भाई किसी का फ्रिक्शन ज्यादा है, किसी का आयतन ज्यादा है, किसी का मास ज्यादा है, तो कुछ अलग फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में तो कुछ भी नहीं बनना। तो जो 50 मीटर की दूरी से उन्होंने शुरू करी थी, उसी 50 मीटर के डिफरेंस से वो आते चले जाएंगे। ठीक है भाई, सिंपल है ये भी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करता हूं। 20th क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई पिंड विराम से गति आरंभ करके पहले 2 सेकंड में 20 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 160 मीटर चलता है, तो आरंभ से 7 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। तो चलिए यहां पे जो डेटा है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पर डेटा है भाई कि वो विराम से चलना आरंभ करती है, मतलब क्या है, हमारे पास u गिवन है कितना भाई, 0 मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ ही साथ 2 सेकेंड में, मतलब टाइम गिवन है 2 सेकेंड, वो 2 सेकेंड में भाई 20 मीटर चलती है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट यहां पे गिवन है 20 मीटर का। ठीक है, अगले 4 सेकेंड में 160 मीटर। तो पहले तो इसके लिए निकालता हूं मैं त्वरण। तो इसके लिए अगर मैं त्वरण निकालूं तो मेरे पास जो गिवन डेटा है इसके अनुसार मैं लिखूंगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखिए तो u की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, a चाहिए। तो रखिए ना, इसको मैं रख देता हूं 20, u की जगह पे रख दिया 0 प्लस 1/2, a की जगह पे भैया निकालना है, t की जगह पर है 2 का स्क्वायर। अल्टीमेटली 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 2 टू जा 4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, अब ये 2 टू जा 4 टाइम्स ऑफ a। अब 2 से इसको काटो तो 2 बार में चला गया, मतलब 2a, यानी 2a इज इक्वल्स टू आ गया 20, a बराबर हो गया भाई 20 बटा में 2, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहला। अब इसमें जरा देखें तो ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि यहां u इक्वल्स टू 0 से ये चल करके यहां तक पहुंचे, ये 20 मीटर दूरी तय की है। इसके बाद यहां से आगे की तरफ चले, 160 मीटर की दूरी आगे चल के तय करनी है, और इस दौरान यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा था, ये इधर बढ़ने में 4 सेकंड। तो u इक्वल्स टू 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट बनाता हूं a b, और इधर अभी जा रहे हैं बी पॉइंट पे, जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वही इधर आगे चलने के लिए मैं u डैश लिख लूं। बी के बाद जो आगे जाएगा उसके लिए प्रारंभिक वेग u डैश लिख रहा हूं। वो क्या होगा भाई, ये जो a से चल के आ रहा था उसका जो फाइनल वेग होगा वही इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। मतलब मैं यहां पे लिखना चाहूं अगले 4 सेकंड के लिए, अगले 4 सेकंड के लिए, तो अगले 4 सेकंड के लिए हम बात करेंगे तो भाई इसका प्रारंभिक वेग जिसको मैं डिनोट करूंगा u से, ये बराबर होगा अंतिम वेग u, अंतिम वेग पहले 2 सेकंड के, पहले 2 सेकंड के जो अंतिम वेग है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें भाई, तो देखिए चूंकि v इक्वल्स टू होता है भाई u प्लस ए टी। अब इस फॉर्म से अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए भाई v, तो u की वैल्यू मुझे पता है कितना 0, a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना भाई, तो टाइम हो गया हमारा 2, यानी फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर प्रति सेकेंड। यही जो फाइनल वेलोसिटी है अगले 4 सेकेंड के लिए क्या है, ये उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी के रूप में कार्य करेगा। तो अब मैं यहां पे अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यहीं से आगे की तरफ मैं बढ़ाता हूं इसको, तो देखिए यहां कहा जा सकता है कि जो 4 सेकेंड है उसको मैं कह लेता हूं टाइम का डैश, टी डैश 4 सेकेंड। डिस्टेंस कितना चल रही है भाई, एस डैश 160 मीटर, और इस समय इसकी जो प्रारंभिक वेग है उसको u डैश से निरूपित करता हूं, वो कितनी आई भाई 20 मीटर प्रति सेकेंड। एंड
ये तीनों वैल्यूज आने के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है भाई, मुझे कैलकुलेट करना है ए डैश। तो फॉर्मूला सेम है, एस डैश इज इक्वल्स टू यू डैश टी डैश प्लस हाफ ए डैश टी डैश स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू भाई 160 मीटर, यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी कितनी, 20 मीटर इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 भाई 4 सेकेंड का समय लग रहा है आगे चलने में 160 वाला। और आगे बढ़िए तो 1/2 टाइम्स ऑफ ए डैश कैलकुलेट करना है इनटू टाइमिंग 4 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 160 ये हो जाएगा भाई 20 इंटू 4 80 प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 16/2, इसको आप काटिए तो ये 8 ए डैश। अगली लाइन में मैं लिखूं तो 8 ए डैश बराबर है 160 माइनस 80, बराबर में ए डैश इज इक्वल्स टू लिखूं तो ये 160 माइनस 80 कितना आएगा 80, बटा में ये नीचे गया 8, बराबर कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात अगर मैं देखूं यहां पे एक मैं लाइन लिखता हूं, अर्थात क्या मिला भाई, a इज इक्वल्स टू ए डैश इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है इसका तात्पर्य कि भाई जो प्रारंभ में उसका त्वरण था, जब पहले 2 सेकेंड में चला तो उसका त्वरण कितना था, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे की तरफ भी बढ़ता गया तो उसका त्वरण कितना रहा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात ये लाइन क्या कह रही है भाई कि एक समान त्वरण से पिंड आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अब निकालना है मुझे क्या, तो मुझे निकालना था 7 सेकेंड के पश्चात। तो 7 सेकेंड के पश्चात अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि 7 सेकेंड के पश्चात इसकी जो वेग है वो कितना होगा, तो 7 सेकेंड के पश्चात हमें वेग कैलकुलेट करने के लिए काम करना होगा। त्वरण मुझे पता है, ठीक है, और वेग निकालना है। तो भाई त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। अब चूंकि हमें ज्ञात हो गया कि त्वरण कितना है भाई वो 10 है और समय कितना पूछ रही है 7 सेकेंड में, तो क्यों ना मैं यहां पे रख दूं त्वरण की जगह पे 10 और समय की जगह पे 7 बराबर क्या हो जाएगा वेग। इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये होगा। तो वेग बराबर मुझे कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा 70 मीटर प्रति सेकेंड। वेग बराबर क्या चीज आ जाएगा भाई 70 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये 70 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से 7वें सेकेंड पे चल रहा होगा। आसान था भाई, 2-3 पार्ट में था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया, फिर फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल वेलोसिटी था वही सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी बना, वहां से फिर से मैंने एक एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया, फिर मैंने कंपेयर किया कि जब वो पहले 2 सेकेंड में चल रहा था इस संबंध में भी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था इसका त्वरण, इस संबंध में भी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ही रहा त्वरण। तो मतलब ये जो है इसकी वेग बदल नहीं रही है, ये एक समान त्वरण से चल रही है। तो एक समान त्वरण से ही चलते हुए 7 सेकेंड में कितना होगा वेग, ये कर लिया कैलकुलेट हमने। इजी है, आसान है भाई, चाहे आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ का उपयोग करके पहले 4 सेकंड के लिए, अगले 4 सेकंड के लिए तथा अंतिम 6 सेकंड के लिए पिंड का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए मैं सिखाता हूं इन दोनों के लिए ग्राफ बनाना, फिर उससे वैल्यूज कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है भाई, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे फर्स्ट तो ये डिसाइड करनी होती है कि इसके दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे भाई हमेशा समय आएगा, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं। अभी इस वर्ष तक, इस साल तक जो पढ़ रहे हैं तब तक आपको मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या हमेशा ही समय यहां पे मिलने वाला है। वाई एक्सिस पे अब आपका बदलता रहेगा, कहीं पे वेग आएगा, कहीं पे विस्थापन आएगा। ये चूंकि विस्थापन और समय लिख रहे मतलब ये विस्थापन समय ग्राफ है, यानी ये वाई एक्सिस पे जो चीज आएगी ये क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी मेरी विस्थापन। ये है वाई एक्सिस पे विस्थापन। हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। भाई समय किसी पर निर्भर नहीं करता,
ये हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे कौन होगा, जो इस पे निर्भर करे, कौन भाई, विस्थापन निर्भर कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे आ गया ना। बात आती है कि इस ग्राफ को प्लॉट करना, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है भाई, यहां पे अगर आप समय देखिए तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब हर एक पार्ट में 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये हो गया भाई। हमने नीचे जो है टाइमिंग्स रिप्रेजेंट कर दी। यहां पे टाइमिंग्स रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 2, 4, 4, 4 है ना, फिर इसके बाद 6, 4, 2, 0, ऐसा करके नंबरिंग्स अगर डली हुई है, इसका मतलब होता है कि यहां पर भी मैं 2, 2 के लिए ही बना लूं। यहां हो जाता है मेरा 2, यहां मैंने लग लिया 4, यहां हो गया 6, यहां हो गया 8। अब आप देखिए, सबसे पहले कह रहा है 0,0, मतलब जब समय 0 है तो ये वेग भी 0 है, यानी पहला पॉइंट ये मिल गया, इसको हम कहते हैं 0,0। अब इसके बाद अगला पॉइंट 2,2, मतलब जब हम समय 2 पे पहुंचे तो ये भी 2 पे आ गया, यानी एक पॉइंट ये मिल गया। मैं बीच का डॉटेड हटा रहा हूं ताकि अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि यहां से ये डॉट डॉट करके आगे ले गए, इसको ले गए, यहां पे एक पॉइंट बना है, तो मैं सीधे इस पॉइंट को मार्क करता हूं, इसके लिए एक पॉइंट ये मिल गया। इसके बाद जब चौथे सेकंड पे पहुंचे तो विस्थापन भी 4 हो गया, ये समय 4 तो विस्थापन भी 4, तो समय हो गया भाई ये 4, तो विस्थापन भी इसके लिए क्या हो गया, ये 4, तो यहां पे एक पॉइंट मिल गया। मतलब फिर से मैं ये डॉटेड को हटाता हूं, हम पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां मुझे मिल गया भाई 4,4। अब इसके बाद क्या दिख रहा है भाई, छठवें सेकंड पे भी 6,4, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस, मतलब इस बिंदु को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई 4,4, इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 6,4, 6 टाइम है, और इसके बाद 4 जो है वो विस्थापन, x, y लिखा जाता है हमेशा, x अक्ष, y अक्ष। अब इसके बाद अगले में चलिए, 8 सेकंड पर भी कितना है 4, तो ये समय हो गया 8, लेकिन ये विस्थापन कितना है, ये 4 ही है, मतलब ये सेम लाइन में आती जा रही है। अगले में बात करूं मैं तो भैया जब मैं पहुंच गया 10वें सेकंड पे तो विस्थापन कितना हो गया 6। अब देखिए ये मैं 10 सेकंड पे पहुंचा और ये विस्थापन हो गया 6, यहां कहीं पहुंच गया। अब अगले में बात करूं तो 12 सेकंड पे पहुंचे फिर 4 पे आ गए, यानी ये 12वें सेकंड का ये रहा और यहां पे आ गया फिर से 4 पे। फिर अगले में बात करें 14वें सेकंड पे कहा 2, तो 14वें सेकंड पे ये रही मेरी ग्राफ 2, और अगले 16वें सेकंड पे कितना भाई, तो 16वें सेकंड पे हम आ गए 0, तो 16वें सेकंड पे यहीं पे आ गए 0। इन सभी को अब उठा करके ज्वाइन कर देता हूं, तो ज्वाइनिंग में मुझे मिला ये, फिर यहां से ये मिलेगा, फिर ये पूरी सीधी, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिला, फिर ये मिला, और फिर ये यहां पहुंच गया। मतलब कुछ इस प्रकार का हमको ग्राफ देखने को मिलने वाला, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद इसमें जो भी वैल्यूज दिया उसको हमको करना है कैलकुलेट। तो चलिए एक इसका ग्राफ हम लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जैक्टली देखिए लगभग सेम तरीके का ग्राफ दिख रहा है। अब प्रॉपरली यहां पर आपके लिए ड्रॉ है, हम बात करते हैं जरा। तो देखिए ये है मेरा पूरा ग्राफ। अब जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करना शुरू करूंगा मैं। पहले 4 सेकंड के लिए, अगले 4 सेकंड के लिए तथा अंतिम 6 सेकंड के लिए औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब औसत वेग क्या होता है भाई, तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं। औसत वेग बराबर जो होता है ये कैलकुलेट होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 से, ठीक है ना। मतलब अंतिम जहां पर विस्थापन हुआ माइनस उसमें से प्रारंभिक विस्थापन अपॉन t2 माइनस t1 का मतलब क्या हो गया भाई, तो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं भाई, फर्स्ट कि पहले 4 सेकंड के लिए, तो पहले 4 सेकंड के लिए, पहले 4 सेकंड के लिए औसत वेग। अब पहले 4 सेकंड के लिए औसत वेग निकालना है तो कैसे कैलकुलेट होता है भाई, तो कैलकुलेशन के लिए तरीका तो यही है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई देखिए पहले 4 सेकंड में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0 सेकंड है और ये 4 सेकंड है। यहां पर अगर इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा x1 इक्वल्स टू 0 और ये x2 इक्वल्स टू 4।
यहां से भी कैलकुलेट हो सकती है और यहां से भी कैलकुलेट होगी। देखिए ये जो 0 है ये क्या हो गया, ये t1, ये जो टाइम है ये हो गया मेरा t2, यहां पर जो है ये x1 और ये जो वैल्यू है ये x2। अब यहां से भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, तो आप देखिए 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 दैट इज 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा निकाल लिया भाई, क्योंकि ये वेग है। अब अगले की बात करता हूं, दूसरे की। आप चाहें तो ग्राफ के जरिए भी जा सकते हैं, आप चाहें तो इस टेबल को भी देख के कर सकते हैं भाई। अगले में अगर मैं बात करता हूं तो अगले 4 सेकेंड, यहां पे मैं लिख देता हूं अगले 4 सेकेंड के लिए औसत वेग बराबर। अब यहां पे कुछ वैल्यू चेंज होगी, मैं इसको अब हटा देता हूं। ये x1 x2 t1 t2 अब बदल गया भाई। अब क्या हो गया, तो प्रथम 4 सेकेंड यहां तक काम खत्म हो गया था, तो अब हो गया ये मेरा t1। अगला 4 सेकेंड इसमें जोड़िए तो ये हो जाएगा t2। 8 सेकेंड हो गया ना भाई अगला 4। तो t1 पे जो वैल्यू होगी वो x1 है और t2 पर जो विस्थापन है वो x2 है। अब रख के देखें तो चलिए रखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब क्या, 4 माइनस 4 अपॉन t2 माइनस t1 तो 8 माइनस 4। भाई समय तो बदला लेकिन वेग नहीं बदला, तो 0/4 बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक बात समझिए, यहां से यहां तक में अगर आप देखें तो ये देखिए इंक्रीज हुई है, एक्सीलरेट हुआ, ठीक है ना। यहां पर से भी मैं ये अब हटा दूं, है ना, क्योंकि ये तो बदलता रहेगा ना। अब यहां से तो यहां तक में ये अगर देखें तो ये वेग जो है ये बढ़ा, लेकिन यहां से यहां तक में मैं अगर बात करूंगा तो ये वेग कांस्टेंट है, एक समान वेग से चल रहा है। कब, 4 से 8 में। तो इसलिए देखिए कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। ये बढ़ा है क्या, कुछ कम ज्यादा हुआ है क्या, नहीं। 4 सेकंड पे भी 4, 6 पे भी 4 और 8 पे भी 4, ये तीनों जगहों पर विस्थापन उतना ही था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेग है वो सेम है भी, मतलब 0 है और रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा। अगले में बात करूं, अंतिम 6, थर्ड क्वेश्चन यहां पर है भाई। ये कह रहे हैं अंतिम 6 सेकंड के लिए पिंड का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 6 सेकंड के लिए औसत वेग, तो अंतिम 6 सेकंड मतलब अब कहां पहुंच गए, अंतिम से ये 16 है और ये पहुंच जाते हैं 10 पे, तो 10 से 16 यही अंतिम 6 सेकंड होगा, है ना। अब फिर से इसको हटा लूंगा, तो अंतिम 6 सेकंड मतलब 16 से ये 10 हो गया, ये हो गया मेरा t1, ये हो जाएगा मेरा t2, ये है आखिरी का 6 सेकंड, और यहां पर ये है मेरी फाइनल x2 और ये है मेरा x1। क्योंकि देखिए ना वापस आकर के यही 0 पे मिल गया, मतलब यहां पर कोई विस्थापन नहीं दिख रहा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली x2 माइनस x1, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, क्योंकि x2 माइनस x1 के अंदर t2 माइनस t1, तो ये कितना भाई, 16 माइनस 10, ये कितना आ गया, -6 बटा में प्लस का 6, ये अल्टीमेटली -1 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आना भी चाहिए, ये यहां से जब इंक्रीजिंग था, बढ़ रहा था, तो ये एक प्लस में आता, यहां से देखिए ना ये डिक्रीजिंग ही तो चल रहा है, घटता हुआ ही तो चल रहा है, इसलिए वो कैसा आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो वहां ग्राफ देख देख करके कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इस टेबल को भी देख करके x1 x2 t1 t2 को वेरिएट कर करके आप यहां से कैलकुलेशंस बना सकते हैं भाई। ठीक, सिंपल है, आसान है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आई होप आपने रख लिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पे, 22 पे बेसिकली। तो यहां पर क्वेश्चन है भाई, 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी आरंभिक गति की दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण अर्जित करता है। वह समय परिकलित कीजिए जिसमें यह इलेक्ट्रॉन अपने आरंभिक वेग का 2 गुना वेग अर्जित कर लेगा। और अगले में कह रहे हैं इस समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहे भाई कि 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान है। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि u इक्वल्स टू गिवन है मुझे 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी आरंभिक गति
कि दिशा में, मतलब जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चल रहा, वो नहीं बदल रहा। 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण, मतलब ए मुझे मिल गया 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्जित करता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वह समय परिकलित कीजिए जिसमें यह इलेक्ट्रॉन अपने आरंभिक वेग का दोगुना वेग अर्जित कर लेगा। मतलब ये कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि आरंभिक वेग का डबल हो जाए, ठीक है ना। तो आरंभिक वेग का डबल हो जाना यानी v इक्वल्स टू कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ u हो जाए, v इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u हो जाए, दोगुना हो जाए भाई। तो दोगुना होने का मतलब हो गया ये कि v इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब v इक्वल्स टू मुझे मिल गया यहां पे 5 दूना 10 इंटू 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना भाई। ये फर्स्ट में मुझे कंडीशन मिल गई, बाकी की ये पूरी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे यहां कैलकुलेट करनी है क्या, तो इसी कंडीशन में मुझे कैलकुलेट करनी है फर्स्ट में कि टाइम कितना लेगा। तो टाइम चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए। मेरे पास v की वैल्यू है, u है, a है, तो इक्वेशन फर्स्ट लगा देता हूं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू u है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू प्लस मुझे यहां पर a की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 4, तो a की जगह मैं रख लेता हूं 10 टू द पावर 4 इंटू टाइम। अब इसको इधर लेके माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, 10 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ t। 10 में से 5 गया, बचेगा 5 गुणे 10 की पावर 4। ये देखिए पावर 4 वाली टर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 4 का मतलब है कि 10 पे 4 जीरो रख दीजिए, और 5 पे 10 टू द पावर 4 का मतलब 5 पे 4 जीरो रख दीजिए। तो भाई 10 पे 4 जीरो में से 5 पे 4 जीरो रख के माइनस करूंगा तो मुझे 5 पे 4 जीरो मिलेगा, ठीक। अब क्या करूं, तो ये 10 की पावर 4 अब बटा में आ जाएगा इज इक्वल्स टू टी। ये अब इससे कैंसिल हो गया भाई, तो t इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5 सेकेंड। टाइम यहां पे कैलकुलेट हो गया कितना भाई, 5 सेकेंड। मतलब वो 5 सेकेंड के बाद इसी त्वरण से अगर इलेक्ट्रॉन उस एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चलते रहे तो अपने प्रारंभिक वेग का डबल हो जाएगा। मतलब वो 10 मीटर 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसके सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड पोर्शन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो सेकेंड पोर्शन में बात हो रही है भाई इस समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा। तो मुझे निकालनी यहां पर दूरी के लिए मेरे पास खैर टाइम अवेलेबल है, तो मैं निकाल लेता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो s मुझे कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू प्रारंभिक वेग यहां पर गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a एक्सीलरेशन जो है ये भी गिवन है 10 टू द पावर 4, तो इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू टाइम कितना बोल दिया भाई 5 सेकेंड, तो यहां पर रख लेता हूं मैं 5 सेकेंड। अब अगर ये देखा जाए तो ये कितना हो गया भाई 5 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 5/2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है ना। 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और t और है भाई यहां पे, एक सेकेंड, यहां पर t और है, तो यहां पर 5 का गुणा एक और होगा, ये टाइम का मल्टीप्लीकेशन और होगा, तो ये 5 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 5/2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। यहां पर भी स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा, 25 गुणे 10 की पावर 4। अब अपॉन में 2 चल रहा है तो क्या कर दूं मैं, ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर 4 प्लस ये 12 दूनी 24, एक 25 ऊपर हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 12.5 गुणे 10 की पावर 4। अब 25 में 12.5 को जोड़ूं तो 25 और 10 35, 2 37, 37.5 गुणे 10 की पावर 4, ये है इतना मीटर वो तय करेगा, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि इस समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, तो इस समय में जो इलेक्ट्रॉन तय करेगा
वो 37.5 गुणे 10 की पावर 4 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, आसान था ये भी। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 23। एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड द्वारा चौथे तथा पांचवें सेकंड के अंतराल के बीच दूरी के लिए संबंध भी उत्पन्न कीजिए। देखिए यहां पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे आपको फॉर्मुलेट करना है क्या, तो त्वरण एक समान हो रहा है, किसी पिंड द्वारा चौथे और पांचवें सेकंड के अंतराल के बीच की दूरी के लिए कौन सा इक्वेशन है भाई, तो आपको ज्ञात होगा S इक्वल्स टू होता है हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब टाइम तो ये कह ही रहे और एक समान त्वरण से गतिमान है दोनों पिंड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सिंपली कि भाई S4 चौथे सेकंड पे, ठीक है, S4 चौथे सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो ut, t की वैल्यू भी मैं लिख लेता हूं, 4 सेकंड है ही, तो u इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ a इंटू 4 का क्या कर दूं मैं स्क्वायर, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। तो S4 का जो मान आ गया वो आ गया 4u प्लस ये अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा भैया 16 मतलब 8a, 4u प्लस 8a, ये हो गया मेरा पहला। अब इसी प्रकार मैं S5 पे कैलकुलेट करूं, है ना, चौथे और पांचवें सेकंड पे, तो पांचवें सेकंड पे यही चीज कितना हो जाएगा भाई 5u प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 5u प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a, वही सेम रहने वाला है, इंटू t, तो 5 का स्क्वायर, मतलब 5u प्लस 5 × 25 बटा 2a, ये हो गया मेरा S5, ये निकाल लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहे हैं दोनों के दूरी के संबंध निकालना, तो संबंध निकालने के लिए क्या करूं मैं कर देता हूं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, इसमें से इसको घटा दिया जाए भाई। चलिए तो क्या हो जाएगा S5 माइनस S4, क्या है यहां पे, तो यहां पर है 5u प्लस 25/2a माइनस 4u प्लस 8a, ब्रैकेट लगाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि अगली लाइन में वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्या हो गई, तो ये हो गया 5u प्लस 25/2a माइनस 4u माइनस 8a। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट कर लूं तो मैं 25/2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या 12.5, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 5u में से एक u गया, बचा कितना, सिर्फ u, 5u में से एक u गया सिर्फ u, 12.5 में से ये 8 चला जाएगा, तो 8 4 12 होता है भाई, तो प्लस 4.5a, ये हो गया मेरा S5 माइनस S4 का मान। या इसी चीज को और मैं लिख सकता हूं S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन में भी लिख देता हूं u प्लस 4.5 का मतलब कितना 9 का आधा, 9/2 a। तो आपको कई जगह पे जो फर्स्ट डेसिमल लिखा है वो आंसर मिल जाएगा, कई जगह पे आपको फ्रैक्शनल मिल जाएगा, इसलिए दोनों ही आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए भाई। आसान था ये भी, हमने दोनों जगहों पर सेम u क्यों लिखा था, क्योंकि वो सेम पिंड है ना, एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड, वही पिंड जिस u वेग से चलना शुरू हुई होगी पांचवें सेकंड पे भी तो वही रहा होगा ना उसका प्रारंभिक वेग, इसलिए वो सेम रख लिया। ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 24th क्वेश्चन पे, एंड होपफुली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो यहां पर देखिए, दो गेंद एक ही क्षण अपने क्रमशः आरंभिक वेग u1 तथा u2 से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। सिद्ध कीजिए कि इनके द्वारा तय की गई ऊंचाइयां u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर के अनुपात में होगी। ठीक है, यह मानिए कि ऊपर मुखी त्वरण माइनस जी है और अधोमुखी त्वरण जो है माइनस जी है या प्लस जी है। ठीक है, ऊपर जो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ, नीचे जब आएगा तो वो जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक हमारे पास एमसीक्यू भी था भाई इसी चैप्टर में। ठीक है ना, आइए जरा देखते इसको, वहां भी हमने इसको पूरा सॉल्व किया था, फिर से करते। हम दोनों गेंदों के लिए अलग अलग H1 H2 निकालते, तो मुझे पता है
फर्स्ट गेंद के लिए, अगर हम फर्स्ट गेंद के लिए बात करें तो पहले गेंद के लिए मुझे यहां से पता है u1 गिवन है, तो मैं लगाता हूं फॉर्म v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, ठीक है, या h लिख लेता हूं, हाइट की बात करें ना तो यहां पे h लिख लेते हैं 2gh। अब चूंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जो गेंद है, इसको क्या कर रहे हैं भाई, ये ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं, तो ये एक हाइट एक्वायर करेगा जिसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया भाई यहां पर किससे, h से। इसके ऊपर नीचे की ओर काम कर रही होगी g, आप चाहे ऊपर फेंकिए या फिर इस वस्तु को नीचे आने दीजिए, ये g हमेशा नीचे की ही ओर काम करता है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये हमेशा नीचे काम करेगा। तो इस अवस्था में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, अगर ये फर्स्ट बात करें ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, है ना, दोनों जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है, तो तय की गई ऊंचाइयों के बारे में, तो जब ऊपर फेंकी जा रही है तो ये g कैसा हो जाएगा भाई, तो ये g हो जाएगा नेगेटिव ऑफ g। क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि जब ऊपर फेंकेंगे तो ये त्वरण देखिए नीचे काम कर रहा और मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो ये माइनस ऑफ g, ये हमेशा मेरे बॉल को धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा, तो नेगेटिव ऑफ g। तो फाइनली जब ये चला जाएगा कहां भाई, अधिकतम ऊंचाई पे, ठीक है, ये अब कहां पहुंच जाए, अधिकतम ऊंचाई, मतलब सबसे ऊपर जब पहुंच जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब यह सबसे अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गया तो ये 0 वेलोसिटी हो जाएगा, या यूं कहूं कि वो स्थान जहां पर इसका वेग 0 हो जाए, शून्य हो जाए, और ऊपर अब जा ही नहीं सकता ना, तो यही उसकी अधिकतम ऊंचाई है, मतलब फाइनल वेग कितना हो गया, 0। यहां पर रखिए तो ये कितना हो गया भाई, 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh, अर्थात यहां से अगर मैं देखूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल गया u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, वहां पे 1 लिखा था तो मैं इसको h1 कर देता हूं, इसको भी h1, इसको u1, इसको भी u1 1 और h1, ठीक है। अब दूसरे गेंद के लिए, दूसरे गेंद के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सेम फॉर्म v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh, किंतु दूसरे के लिए यहां पर 2 लगा देता हूं, यहां पर भी 2 लगाता हूं, इसको भी 2 रख लीजिए। लेकिन इस केस में भी अंतिम वेग जो होगा, वो v होगा, और वो कितना होगा, 0 होगा, कहां पे, अधिकतम ऊंचाई पे, तो यहां 0 कर दीजिए, 0 माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh2, कैंसिल हो गया भाई, क्या बचेगा, u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh2। अब उन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है ना, तो मैं ऊंचाइयों का अनुपात लिखने के लिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, इक्वेशन सेकंड को विभाजित कर देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट से। ऊंचाइयों का अनुपात भाई निकालना है, तो अच्छा फर्स्ट को सेकंड से कर दिया जाए, चलिए फर्स्ट को सेकंड, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, जैसे 1/2 लिखा है तो 1/2 ही अपन भी करेंगे। तो 1 में क्या है भाई, तो देखिए u1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh1 अपॉन u2 का स्क्वायर, भाई सेकेंड स्क्वायर, u2 का स्क्वायर अपॉन 2gh2, सिंपल है, 2gh2। अब क्या काम करना है भाई, तो आपको जो जो चीजें दिख रही है कैंसिल होती हुई कर दीजिए, 2g कैंसिल, क्यों भाई, क्योंकि g का मान ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है, ये अलग अलग द्रव्यमानों के लिए बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये g का मान तो कांस्टेंट रहा, 2 कांस्टेंट है ही तो वो तो कट ही जाएगा। तो फाइनली क्या मुझे मिल गया भाई, मुझे मिल गया h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, या यूं कहूं कि h1 अनुपात h2 की जब मैं बात करूंगा तो ये समानुपातिक होगा u1 स्क्वायर अनुपात u2 स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था कि जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो होगा u1 स्क्वायर अनुपात u2 स्क्वायर के, ये हो गया, ये मिल गया, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यह भी समझ में आए, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट रखिए भाई।
बिल्कुल इस प्रकार से हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने खत्म कर लिया, हमने सीख लिया और हमने सभी के आंसर्स वेरीफाई कर लिए। तो अभी के लिए भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।